एक आता है बच्चों रिएक्टेंट हमारा, दूसरा आता है प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो रिएक्ट हो रहे हैं आपस में, है ना, जो चीजें कंज्यूम हो रही है, रिएक्ट हो रही हैं, उसे हम क्या कहेंगे? तो लाइसिस ऑफ वाटर जब आप करवा रहे हो तो ये किसमें ब्रेक हो रहा है? H2 and O2 गैस में। NaCl क्या होता है बच्चों? कॉमन सॉल्ट, नमक। पानी में डालते तो घुलता है, यानी ऐसे ही प्रोवाइड करते हो। ये किसमें ब्रेक होता है? EbO में, NO2 और ऑक्सीजन गैस। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम है मीनल शर्मा और आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, वो भी एक झटके में, एक शॉट में पूरे चैप्टर को अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे। अलॉन्ग विथ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एक्सपेरिमेंट्स भी कुछ परफॉर्म करेंगे। तो बच्चों, विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बच्चों स्टे ट्यून्ड, ध्यान से आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये रही आपकी चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जिसकी हम फुल रिवीजन करेंगे, एनसीईआरटी को लेकर चलेंगे और साथ में अदर क्वेश्चंस को भी कवर करते हुए चलेंगे। हाँ बच्चों, अगर इस चैप्टर की फर्स्ट स्टार्टिंग की अगर आप बात करते हो तो ये चैप्टर स्टार्ट कहां से होता है? फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, जो कि शायद आप स्टैंडर्ड 6 में भी कहीं ना कहीं से पढ़कर आए हो, है ना। तो फिजिकल चेंज की अगर हम बात करें बच्चों, तो फिजिकल चेंज क्या होती है? अपने आसपास भी आप बहुत सारे एग्जांपल्स देख रहे होंगे फिजिकल चेंजेस के, है ना। जैसे एक चलता फिरता सा आसान सा एग्जांपल बताऊं। लेट्स सपोज आप लोग प्यार से यहाँ पे बैठे हुए हो, मुझे किसी पे गुस्सा आया, मैंने किसी को थप्पड़ मारा, ठीक है, उसकी गाल क्या होगी? सूज जाएगी, जो कि थोड़े टाइम के बाद फिर से ठीक हो जाएगी, है ना। तो वो किसका एग्जाम्पल हुआ बच्चों? फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल। ठीक भी तो हो जाएगी, जीवन भर वैसा तो नहीं रहेगा, है ना। तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। ऐसा चेंज जो एक बार हुआ वो वापस से रिवर्ट हो गया और उसमें कोई भी केमिकल प्रॉपर्टीज जिसकी चेंज नहीं हो, उन वैसे एग्जांपल्स को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंजेस के एग्जांपल्स। और भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं इनके, जिनको हम साथ में देखते हुए चलते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों। सबसे पहले यहाँ पे कोई भी न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होती है। फिजिकल चेंजेस में बच्चों कोई भी न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं होती है। शेप चेंज होती है, साइज चेंज होती है, न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं होती है। इन फिजिकल चेंज सब्सटेंसेस इन्वॉल्व डू नॉट चेंज देयर आइडेंटिटी। आपको मैंने थप्पड़ मारा तो आपका नाम थोड़ी चेंज हो जाएगा, आपकी आइडेंटिटी चेंज होगी क्या? जी नहीं, है ना। तो आपकी आइडेंटिटी चेंज बिल्कुल भी नहीं होगी। वैसे ही रिएक्शंस को हम फिजिकल रिएक्शंस या फिजिकल चेंज के कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। Another point, the physical state, size, shape of the substances are physical changes, है ना। फिजिकल स्टेट में, साइज में, शेप में भी चेंजेस आ सकते हैं, जिनको हम क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंज। भी सीधी सी बात में अगर क्लासिफाई करें तो फिजिकल चेंज में कोई भी केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है, बस शेप, साइज, ये सारी चीजें चेंज होती है। दैट्स इट, उनको हम कहते हैं बच्चों फिजिकल चेंज। अब आते हैं इनके एग्जाम्पल्स, है ना। देखिएगा बच्चों, एग्जाम्पल्स पे आते हैं। देख पा रहे ये क्या है? आइस, है ना। आइस, आइस बना किससे होगा बच्चों? H2O ही तो होगा ना। H2O ही कंडेंस फॉर्म में होगा, है ना। H2O किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। जब ये मेल्ट हुआ, चेंज हुआ, तो H2O किस फॉर्म में चला आया? लिक्विड फॉर्म में चला आया। वापस से आपने क्या किया उसको? देखो, स्टोव पे रखकर बॉयल किया, बॉयल करने के बाद किस में वो चेंज हो गया? H2O गैसियस स्टेट में। तो बच्चों H2O तो H2O ही है ना, उसकी फिजिकल स्टेट ही तो सिर्फ चेंज हो रही है। तो इसीलिए हम इस रिएक्शन को किस में क्लासिफाई करेंगे? फिजिकल चेंजेस में। सिमिलरली आपने अगर एक पेपर को फाड़ा, है ना, एक बार एक पेपर को फाड़ दिया, फाड़ने के बाद वो पेपर जुड़ तो जाएगी दोबारा। क्या पेपर की केमिकल कंपोजिशन चेंज हुई क्या? नहीं, बस शेप, साइज चेंज हो गई। हम क्या बोलेंगे? दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। ठीक है। दूसरी एग्जाम्पल, एक कांच का बहुत खूबसूरत सा पसंदीदा ग्लास था, वो टूट गया। तो टूटने के बाद क्या वो सोना बन जाएगा क्या? जी नहीं। ऐसे तो फिर अपने घर के आप सारे ग्लास तोड़ के बहुत अमीर हो जाओगे, है ना। लेकिन ये टूटने के बाद रहेगा तो ग्लास ही ना बच्चों, केमिकल कंपोजिशन चेंज होगी क्या? जी नहीं। तो ये कैसा एग्जाम्पल है? अगेन दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आते हैं केमिकल चेंजेस पे। केमिकल चेंज की प्रॉपर्टीज देखिएगा बच्चों। ऐसी चेंजेस जहां पे
न्यू सब्सटेंसेस की क्या होती है, फॉर्मेशन। ऐसे चेंजेस जहां पे न्यू सब्सटेंस भी फॉर्म हो रहे होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम, ऐसे चेंजेस को क्या बोलते हैं, केमिकल चेंजेस। इन अ केमिकल चेंज द सब्सटेंस इन्वॉल्व चेंज देयर आइडेंटिटी। ये क्या करते हैं, अपनी आइडेंटिटी को भी चेंज करते हैं। मींस पहले सब्सटेंस कुछ और था, अभी सब्सटेंस जो है वो कुछ और हो चुका है, ठीक है। They get converted into entirely new substances, वो बिल्कुल ही एक न्यू सब्सटेंस में चेंज हो चुके होते हैं। एग्जाम्पल्स पे हम आते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अभी हमने पेपर के साथ क्या किया था, बस फाड़ा ही था। यहाँ पे क्या किया, जला दिया, बिल्कुल, है ना। जलाने के बाद क्या वो पेपर दोबारा से वैसा दिखेगा क्या, जी नहीं, है ना। और लोहे में एक बार अगर जंग लग गई, लोहे में रस्टिंग हो गई, तो क्या वो लोहा बिल्कुल वैसा दिख सकता है जैसा पहले था, बिल्कुल नहीं। मैग्नीशियम रिबन को अगर आपने जला दिया तो जलने के बाद क्या रिबन वैसा ही दिखेगा क्या जैसा पहले दिख रहा था, जी नहीं। तो ये सारे के सारे किसके एग्जांपल्स है बच्चों, केमिकल चेंजेस, जहां पे एक न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है और आप उसको रिवर्ट बैक नहीं कर सकते हो। क्लियर यहां तक। अब एक क्वेश्चन आती है बच्चों, सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन क्या है, केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है? क्या कोई बताना चाहेंगे? ऐसे बल्क में आंसर नहीं देना, बल्क में आंसर नहीं देना। क्या कोई बताना चाहेंगे ये कैसी चेंज है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज? बस रेज योर हैंड्स, किसी के पास अगर आइडिया है। इफ एनीवन हैव आइडिया देन रेज योर हैंड्स। सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन कैसी चेंज है बच्चों? सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन जो है दैट इज अ फिजिकल चेंज, है ना। सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन जो है दैट इज फिजिकल चेंज, ठीक है। जब आप आयोडीन की बात कर रहे हो तो आयोडीन में क्या होता है बच्चों, सिर्फ ध्यान रखिएगा स्टेट का चेंज होता है। सब्लिमेशन क्या होता है बच्चों, पढ़ा था ना क्लास 9th में, क्या होता है सब्लिमेशन, द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू गैसियस स्टेट विदाउट गेटिंग इनटू द लिक्विड स्टेट, इसी को कहते थे ना सब्लिमेशन, है ना। तो सब्लिमेशन जब आप कह रहा है ना क्वेश्चन में, देखो सब्लिमेशन हो रही है तो वो कैसा चेंज होगा, ऑलवेज फिजिकल चेंज। आयोडीन तो आयोडीन ही रहेगा ना, थोड़ी ना आयोडीन आयरन बन जाएगा या आयोडीन कैल्शियम थोड़ी बन जाएगा। बस क्या हो रही है, उसकी स्टेट चेंज हो रही है, इसलिए ये चेंज कैसा है बच्चों, फिजिकल चेंज। क्लियर जी नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पे बच्चे अक्सर आकर कंफ्यूज होते हैं, है ना। बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है बच्चों, है ना। बर्निंग ऑफ कैंडल इज बोथ, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो बर्निंग ऑफ कैंडल जब हो रही है ना, तो ये जो मेल्ट हो रहा है ये तो वापस से क्या होता है, कंडेंस होता है ना। तो ये कैसी चेंज है, बट ये जो है इसे क्या कहते हैं बच्चों, ये विक है, इसकी बर्निंग इज अ, इनकी जो बर्निंग है वो कैसी है, केमिकल चेंज। मींस एक विक जब जल रहा है तो वो केमिकल चेंज है, बट वैक्स सिंपली मेल्ट हो रहा है, दैट इज अ फिजिकल चेंज। तो द आंसर वुड बी बोथ केमिकल एंड फिजिकल चेंज। क्लियर, ठीक है बच्चों आगे बढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शन, जैसा कि चैप्टर का नाम है बच्चों, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानते हैं कि केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं। सिंपल सी बात है बच्चों, केमिकल चेंज क्या होती है, ऐसी चेंज जहां पे न्यू सब्सटेंस बने। तो केमिकल रिएक्शंस भी तो वही होते होंगे ना जहां पे न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती हो। तो आते हैं डेफिनेशन पे, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड विथ न्यू केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। ऐसा प्रोसेस जहां पे न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है, वैसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। बेसिकली ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस। ध्यान दीजिएगा, एक छोटी सी एग्जांपल को कंसिडर करके समझाती हूं मैं। सोडियम प्लस Na प्लस Cl2 क्या बनेगा बच्चों, NaCl, है ना। Na, सोडियम की नेचर कैसी होती है, पॉइजनस। क्लोरीन गैस की स्मेल कैसी होती है, पंजेंट। लेकिन जब ये लोग दोनों आपस में मिलते हैं तो देखो क्या बना रहे हैं, NaCl। हम खाते हैं ना कॉमन सॉल्ट को,
डेली हम खाते हैं, तो ये क्या है, नॉन पॉइजनस और हमारे लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। तो पहले इनकी प्रॉपर्टीज कुछ और थी और अभी इनकी प्रॉपर्टीज कुछ और हो चुकी है ना। तो इसी को हम कहते हैं केमिकल चेंज, जहां पे न्यू सब्सटेंसेस की क्या होती है बच्चों, फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब देखिए केमिकल इक्वेशंस पे आते हैं, है ना। क्या है केमिकल इक्वेशंस? इक्वेशंस की अगर हम बात करें तो देखो, किसी भी केमिकल इक्वेशन को या किसी भी केमिकल सब्सटेंस जब कभी भी रिएक्शन हो रही है तो उसको एक्सप्रेस करने के दो तरीके हो सकते हैं। आइदर हम उसको वर्ड्स में लिख सकते हैं कि दिस रिएक्ट्स विद दिस टू प्रोड्यूस दिस एंड दिस, है ना, या तो उसकी पूरी की पूरी इक्वेशन लिख सकते हैं। थोड़ी सी बात को समझो, लेट सपोज आप लोग बड़े हो, 10th में हो, मैच्योर्ड हो, आप अपनी भावनाओं को किसी से कहना चाहते हो तो वो 3 शब्द कहोगे ना उनसे जाकर, क्या कहोगे? केमिस्ट्री पढ़ लो, यही कहोगे ना, कुछ और सोचा था क्या? क्या कहोगे? केमिस्ट्री पढ़ लो। उतनी सारी कहानी बोलने से अच्छा है कि वो 3 शब्द जाकर कह दो, चीजें आसान हो जाएंगी। तो बस वही है केमिकल इक्वेशन। जब आप लिखते हो बच्चों, तो केमिकल इक्वेशन को आप कैसे लिखते हो? कंप्रेस्ड फॉर्म में, ना कि पूरी की पूरी पैराग्राफ। यार इतना लिखकर किसी को दे दोगे तो सामने वाला पढ़ेगा तो वैसे भी नहीं उसको, है ना। तो जितनी अच्छे से आप लिख सकते हो कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में, वो कहलाता है एक केमिकल इक्वेशन। और ये हमारा टाइम भी तो बचाता है ना। आपका भी टाइम बचाता है, सामने वाले का भी टाइम बचाता है, टाइम भी सेव करता है, लैंग्वेज बैरियर को भी ओवरकम करता है। तो बहुत सारे इसके एडवांटेजेस हैं। The chemical method of representing a chemical reaction in the form of symbols and formulas of substances involved is called a chemical equation। और इस equation के अंदर हम बहुत सारे symbols, क्या क्या रिएक्शन कंडीशंस है, हीट दे रहे हैं कि नहीं, टेम्परेचर दे रहे हैं कि नहीं, कितना टेम्परेचर है, कितना प्रेशर है, कैसा फिजिकल स्टेट है, हर चीज को साथ में लेकर चलते हैं। ठीक है बच्चों। अब केमिकल रिएक्शंस के 2 पार्ट्स है। एक आता है बच्चों रिएक्टेंट हमारा, दूसरा आता है प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो रिएक्ट हो रहे हैं आपस में, है ना, जो चीजें कंज्यूम हो रही है, रिएक्ट हो रही हैं, उसे हम क्या कहेंगे? रिएक्टेंट। जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, जो हमें न्यू प्रोडक्ट मिल रहा है, वो क्या कहलाएंगे? प्रोडक्ट्स। ठीक है, chemical substances which reacts or disappear during the chemical reaction are called reactant। ऐसे substances जो react होते हैं और क्या होते हैं बच्चों, ध्यान देना, क्या होते हैं? react और disappear। रिएक्ट होते हैं और कम भी होते चले जाते हैं, वैसे सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं बच्चों? रिएक्टेंट्स। और ऐसे सब्सटेंसेस जो प्रोड्यूस होते हैं और अपीयर होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे इस एग्जाम्पल में देखते हैं बच्चों। देखिए, ये जो आप एग्जाम्पल देख पा रहे हैं यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा? रिएक्टेंट्स। ये क्या हो गया? प्रोडक्ट्स। ठीक है, केमिकल सब्सटेंसेस which are formed or appear during the chemical reaction are called products। in the above reaction NaNO3 and AgCl are products। I think ये क्लियर होगा आप लोगों को। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए, इन्होंने बेचारे कुछ डाले इसमें, कुछ बनाए, कुछ बना करके जिनको यूज किया, जिनको कंज्यूम करके बनाया, वो क्या हो गए? रिएक्टेंट्स। और जो चीज हमें मिली वो क्या हो गई? प्रोडक्ट्स। ठीक है बच्चों, अब आते हैं स्टडी केस ऑफ मैग्नीशियम रिबन, जिसपे बोर्ड्स के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और बोर्ड्स का बहुत ही पसंदीदा फेवरेट टॉपिक्स में से एक है ना। जब भी बच्चों आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हो तो उनके 2 ऑब्जर्वेशंस आते हैं, दैट इट बर्न्स विद अ वाइट dazzling फ्लेम एंड द अनदर ऑब्जर्वेशन इज कि इट लिबरेट्स या इट प्रोड्यूसेस अ वाइट कलर्ड पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर? तो बच्चों आज के रिएक्शन में, आज के दिन हम लोग इस रिएक्शन को ना परफॉर्म करके भी देखते हैं। पहले थ्योरी को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले बच्चों क्या करते हैं हम लोग? उसके ऊपर एक ऑक्साइड की क्या बनती है? लेयर। ठीक है, उस लेयर को हम लोग क्लीन करते हैं। किससे? कुछ इस तरीके की सैंड पेपर होती है। ये पेपर शायद पेंटर जो हैं वो भी आपके घर में इस्तेमाल करते होंगे पेंटिंग करने से पहले। ठीक है, तो उन पेपर्स के हेल्प से हम मैग्नीशियम रिबन को रब करके क्लीन करते हैं, देन उसमें आग लगाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करके आपको आपके सामने बिल्कुल दिखाते हैं। मैग्नीशियम जो है वो व्हाइट dazzling फ्लेम के साथ जलती है और व्हाइट कलर की पाउडर की भी फॉर्मेशन करती है बच्चों। तो ध्यान से ये एक्सपेरिमेंट को देखते हैं हम लोग। ये रहा बच्चों मैग्नीशियम रिबन, जिसको हम लोग
जिसे कि हम लोग क्लीन करेंगे सैंड पेपर से, ताकि क्या हो जाए बच्चों, स्मूथ बर्निंग हो, है ना। ये जो है बिल्कुल स्मूथ तरीके से जले। और हम क्या रिमूव कर रहे हैं अभी, ऑक्साइड और कार्बोनेट की लेयर को बिल्कुल रिमूव कर रहे हैं अच्छी तरीके से। फुलझड़ी को लाओगे पैकेट के साथ जला दोगे तो जलेगा क्या, नहीं, पैकेट से निकाल के जलाओगे ना। बिल्कुल उसी तरीके से हम इसे रब कर रहे हैं और इसे हम आपको बर्न करके दिखाते हैं। ध्यान देना बच्चों। हैप्पी दीपावली टू ऑल ऑफ यू। ये देखा, ये जो थोड़ी सी गिरी ना मैग्नीशियम, अच्छे से नहीं जली ना, क्योंकि क्लीन अच्छे से नहीं हुई होगी। ये देखो, ये है, देखो फ्लेम की कलर कैसी है बच्चों, व्हाइट। और ये जो नीचे गिर रहा है ना, ये मैग्नीशियम के पाउडर है। ये जो नीचे गिर रहा है वो क्या है, MgO। क्या है वो, MgO। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल रहा है, राइट, ठीक है। ये देखो, देख रहे हो ना, ये व्हाइट कलर की ऐसे नीचे गिर रही है, दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो अब इसी तरीके से साथ ही साथ चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं बच्चों, और भी सारे एक्सपेरिमेंट्स को देखते हुए चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। अभी हमने किसको जलाया बच्चों, मैग्नीशियम, किसके प्रेजेंस में जला, ऑक्सीजन, और बना क्या, व्हाइट पाउडर, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। फ्लेम कैसा था, व्हाइट डैसलिंग फ्लेम। कभी भूलोगे एक्सपेरिमेंट कब, नहीं, ठीक है। Whenever a magnesium ribbon is burned in air, it produces a white dazzling flame and white powder of magnesium oxide and magnesium oxide is formed. Clear बच्चों? आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आता है, अभी फर्स्ट टाइम देखा ना, मैग्नीशियम अच्छे से नहीं जला, बुझ गया था, क्योंकि शायद मुझसे क्लीन करने में कुछ दिक्कत आई होगी, इस वजह से उसके ऊपर क्या बन गया होगा, ऑक्साइड का या कार्बोनेट का लेयर बना होगा मोस्ट प्रोबेबली। अभी क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, सब कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करे, तो अभी क्या हो सकता है, कार्बोनेट की भी लेयर बन सकती है उस पे, है ना, जो अच्छे से क्लीन नहीं हुई होगी, जिसकी वजह से एक बार ये बुझा, फिर ये वापस से जलना स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन आती है अब, why magnesium ribbon is burned is cleaned with sandpaper before burning in air. आंसर कर लोगे बच्चों अब, ठीक है। मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर टू फॉर्म अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, या तो कभी कभी मैग्नीशियम कार्बोनेट की भी लेयर बनती है, जिसको हम सैंड पेपर से क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद हम उसकी बर्निंग करवाते हैं, फिर ये बर्निंग स्मूथ तरीके से होती है, ठीक है बच्चों। देखिए, बिल्कुल ऐसा एक्सपेरिमेंट कभी आपने देखा? अब बच्चों, जब आपने वो 3 शब्द जाकर किसी से कहे होंगे, तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि बात बना था या नहीं बना था वहां पे बात, है ना। तो ये पता चलने के लिए आपके पास कुछ चेंजेस तो दिखने चाहिए ना, उस इंसान के रंग बदलते हुए दिखने चाहिए, तापमान बदलते हुए दिखने चाहिए, बहुत सारी चेंजेस दिखाई देने चाहिए, है ना। तो कौन कौन से चेंजेस ऐसे दिखने चाहिए जिससे कि हमें पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो भी रही है या नहीं, ठीक है। तो देखिए, केमिकल रिएक्शन हुई, लेट्स सपोज ऐसे बूम होकर ब्लास्ट हो गया, तो भी हम समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है। अब आते हैं, कोई इंसान अपने रंग बदलने लग जाए, रंग बदल रहा है अपने, है ना, चीजें चेंज हो रही है, तो हम क्या समझेंगे, बात बन चुका है, ठीक है। पहली चीज, चेंज इन स्टेट, स्टेट भी चेंज हो सकती है, हो सकता है वो कुछ ज्यादा ही पिघल जाए, है ना, स्टेट भी चेंज हो सकती है, रंग में भी बदलाव आ सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, एवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो सकती है। चौथा, चेंज इन टेम्परेचर भी हो सकता है, राइट, टेम्परेचर भी चेंज हो सकते हैं, क्या पता आपकी बातें सुनकर किसी को बुखार आ जाए, है ना, तो रिएक्शन कैसा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक, चेंज इन टेम्परेचर भी हो सकती है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी हो सकता है बच्चों। तो सारी चीजों को एक एक करके बहुत बेहतरीन तरीके से डील करते हैं। पहला आते हैं बच्चों, चेंज इन स्टेट में, ठीक है। स्टेट किस तरीके से चेंज होती है, ये देखिए, एक कैंडल है, जल रहा है, स्टेट चेंज हो रही है, ठीक है। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन स्टेट ऑफ सब्सटेंस में चेंज, जैसे कि ध्यान दीजिएगा बच्चों, हाइड्रोजन की स्टेट क्या है, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन भी क्या है, गैस, लेकिन जो प्रोडक्ट बनी वो क्या है, लिक्विड, लिक्विड है। और एक चीज, हाइड्रोजन कैसी है, कंबस्टेबल, ऑक्सीजन कैसी है, सपोर्टर ऑफ
कंबशन, और H2O क्या है? फायर एक्सटिंग्विशर। तो साथ ही साथ आपने क्या देखा, कि न्यू सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन हुई विथ डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग थी, यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल पूरी तरीके से क्या है, अलग है। तो न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हुई अलॉन्ग विथ डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो बच्चों एक चेंज ऑफ स्टेट का एग्जाम्पल भी, लाइव एग्जाम्पल, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, वो भी आपको करके अभी दिखाती हूँ मैं। इसमें क्या होगा, कोई गैस करेगा क्या? पेट्रोल होगा या माजा होगा? बॉटल माजा का है, खाना पे ना जाना। ये क्या है बच्चों? पेट्रोल। ठीक है, देखते हैं अभी क्या होगा। किसके एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं हम? चेंज इन स्टेट की एक्सपेरिमेंट। ये बॉल्स है, थर्मोकोल बॉल्स, बर्थडे में यूज किया होगा इसको कभी ना कभी, है ना। अब देखते हैं क्या होता है बच्चों। लेट सपोज आपने इसको डाला इस पेट्रोल के अंदर। देख लो, कोई मैजिक नहीं दिखा रही हूं, मेरे हाथ में क्या है, बॉल्स हैं। ठीक है, थर्मोकोल बॉल्स है हमारे हाथ में, ध्यान देना बच्चों। यहाँ पे क्या है, पेट्रोल है। ठीक है, देखना क्या होगा अभी। जैसे ही आपने इसे डाला, कुछ दिख रहा है क्या, कुछ हो रहा है? शायद इतने में नहीं दिखा होगा, मैं आपको और थर्मोकोल बॉल्स डालकर दिखाती हूँ। सारे के सारे देखिए क्या हो जाएंगे, डिसअपियर, गायब हो जाएंगे। देखिए, ये जो थोड़ी सी बची है ना, ये क्या है पता है, उसकी सिर्फ कलर बची है, बाकी का जो पार्ट था ना, दैट इज कंप्लीटली वैनिश, ये गायब हो चुका है। ठीक है, सिर्फ कलर बची है यहाँ पे, ये जो नीचे बॉटम में है ना, ये दिस इज ओनली कलर। बाकी अगर व्हाइट वाली थर्मोकोल होती तो अगर मैं उसको डालती तो वो भी नहीं बचता, हालांकि इसमें नहीं है, वरना मैं वो भी दिखाती। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, चेंज इन स्टेट। स्टेट क्या हो गया, चेंज हो गया, बिल्कुल। आते हैं बच्चों वापस से। अब आता है बच्चों दूसरा, दैट इज चेंज इन कलर, है ना। कलर में क्या क्या चेंजेस आते हैं? तो बच्चों आप सभी को पता है कि कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर का, है ना। बिल्कुल इस तरीके का ब्लू या इस तरीके का ब्लू दिखाई देता है कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट की कलर ब्लू, उसमें आपने क्या डाला, आयरन नेल्स। ठीक है, आयरन नेल समझते हो ना, किल, है ना। आयरन के नेल्स डाले कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, तो आयरन डालते ही क्या हुआ, आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर, पता है ना बच्चों, आयरन की रिएक्टिविटी क्या होती है कॉपर से ज्यादा। ठीक है, तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, भाई तू चला जा, अब सल्फेट के साथ कौन रहेगा, मैं रहूंगा, और कॉपर को देखो किक आउट करके, धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। क्लियर। साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज क्या हुई है, यहाँ पे देखिए, हालांकि इसको आप यहाँ पे कंसिडर नहीं कर सकते हो, चेंज इन कलर है बट उतने अच्छे से नहीं दिखता, क्योंकि कॉपर कैसा है, ऑलरेडी ब्राउन है एयर के साथ, मींस कॉपर को जब आप बर्न करोगे तो वो ब्लैक ब्लैक सा हो जाएगा, दैट इज कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड की कलर कैसी होती है बच्चों, ब्लैक। ठीक है, ब्लैक कलर का हो जाएगा, दैट इज ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। और ये देखो बिल्कुल इसी तरीके का दिखता है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट एग्जांपल है एवोल्यूशन ऑफ गैस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनसीईआरटी का बहुत ही फेमस क्वेश्चन, मैंने कई बार बताया है आप लोगों से, एनसीईआरटी का बहुत ही फेमस, कई बार एग्जाम्स में पूछे जाने वाला हाईलाइटेड टॉपिक्स में से एक है कि जब आप लेड नाइट्रेट को हीट करते हो, क्या करते हो बच्चों, हीट करते हो, तो वो डिकम्पोजेस इनटू लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस, जिसमें से इनकी कलर कैसी होती है, इनकी कलर कैसी होती है, इनकी कलर ब्राउन कलर की होती है, और लेड नाइट्रेट जलते ही एक येलो कलर का पाउडर का फॉर्मेशन करता है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस दैट इज ब्राउन फ्यूम्स, ब्राउन कलर के धुएं फ्यूम्स नजर आते हैं। देखो यहाँ पे जो फ्यूम्स निकल रहा है ना, ये कैसा फ्यूम्स होगा, ब्राउन फ्यूम्स। ठीक है,
तो ये रहा चेंज इन कलर का बहुत फेमस पसंदीदा सा एग्जाम्पल जो कई बार आपके पेपर में बच्चों पूछा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस एग्जाम्पल को। एक और चीज देखिए, H2O से जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाना मीन्स इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर जब आप करवा रहे हो, तो ये किसमें ब्रेक हो रहा है, H2 एंड O2 गैस में। यहाँ पे देखिए क्या है, H2O किस स्टेट में है बच्चों, लिक्विड स्टेट में। उसके बाद जो स्टेट्स बने दैट बोथ आर गैसियस स्टेट, है ना। तो चेंज इन स्टेट हो गई ना, पहले लिक्विड थी अब क्या हो गया, गैस, ठीक है। अब आते हैं बच्चों चेंज इन टेम्परेचर पे। टेम्परेचर किस तरीके से चेंज हो रही है। चूना देखा है कभी घर पे, देखा ही होगा कभी, है ना। चूने को जब आप पानी में मिलाओगे ना बच्चों, करना मत, कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो लोग फिर बहुत गलत सोचेंगे, है ना। चूने को जब आप पानी में मिलाओगे तो दैट विल गिव यू एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बबल्स बनेंगे, दैट वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग, वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, बबल्स की फॉर्मेशन होगी और वो रिएक्शन कैसा होगा बच्चों, हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर, बहुत सारे हीट भी रिलीज होंगे वहां से, ठीक है। तो CaO चूने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इसे कहते क्या है, क्विक लाइन। CaO छोटा सा फॉर्मूला है, क्विकली खत्म हो गया इसलिए क्या बोलेंगे, क्विक लाइन, ठीक है। H2O मिक्स किया, क्या बना, CaOH होल ट्वाइस, ये क्या है, स्लेग्ड लाइन, और साथ ही साथ बहुत सारे हीट बाहर रिलीज किए, जिसकी वजह से रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक इन नेचर, ठीक है बच्चों। ये देखो इस पिक्चर के थ्रू दिखाया जा रहा है, क्विक लैम्प लिया गया है, उसमें आपने वाटर डाला तो ये जो सोल्यूशन तैयार हुआ, दैट सोल्यूशन इज ऑफ स्लेट लाइन, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है बच्चों, ये पिक्चर से कुछ समझ आ रहा है, इस पिक्चर से कुछ समझ आ रहा है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, देख लो कहां कहां आग लग रही है बच्चों के, है ना। रिएक्शन जो है वो बच्चों एक्सोथर्मिक है, तो ध्यान रहे ऐसा कुछ आप लोगों के साथ ना हो, इसलिए बता दे रही हूँ, चूने का इस्तेमाल सही तरीके से करें, अपना ही चूना ना लगा ले उससे, ठीक है। तो अब बच्चों आते हैं दूसरे रिएक्शन पे, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट पे, ठीक है। ये सारी बातें जो हम पढ़ रहे हैं, ये क्या पढ़ रहे हैं, बात बनी थी या नहीं, उस चीज को देख रहे हैं, ठीक है। बात हमारी बनी थी या नहीं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट पे आते हैं, ठीक है। लेट सपोज हमने क्या लिया, Na2SO4 और BaCl2। अब यहाँ पे ये जो दोनों प्रोडक्ट्स बने, NaCl क्या होता है बच्चों, कॉमन सॉल्ट, नमक, पानी में डालते तो घुलता है या नहीं, डिसॉल्व होता है ना बच्चों। तो NaCl प्रेसिपिटेट बनाएगा क्या, जी नहीं। प्रेसिपिटेट क्या होता है, एनी सब्सटेंस विच सेटल्स डाउन इन द बॉटम ऑफ द कंटेनर, वैसी चीजों को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट। बॉटम ऑफ द कंटेनर में आकर नीचे बिल्कुल बैठ जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। अब आप बोलोगे कि मैम मिट्टी को भी पानी में डालेंगे तो वो नीचे आकर बैठ जाएगा, लेकिन बच्चों क्या मिट्टी कोई न्यू सब्सटेंस है क्या, नहीं, ठीक है। वो ऑलरेडी मिट्टी है, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सेडिमेंटेशन। लेकिन जब कोई न्यू सब्सटेंस बने जो सोल्यूशन में पहले नहीं था और वो आकर अगर नीचे सेटल डाउन करे तो दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट किसकी बनेगी, BaSO4 की। कैसी प्रेसिपिटेट बनेगी, व्हाइट कलर की, एंड प्रेसिपिटेट इज ऑलवेज डिनोटेड विथ अ डाउनवर्ड एरो, क्योंकि वो कहाँ जाके बैठता है, नीचे, बॉटम ऑफ द कंटेनर पे, ठीक है। ऐसी रिएक्शन जहां पे प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है, उस रिएक्शन को हमको क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जहां प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है बच्चों।
बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जहां पे एक केमिकल रिएक्शन के अंदर जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स है, मतलब रिएक्टेंट्स में जितने नंबर ऑफ एटम्स है और प्रोडक्ट्स में जितने नंबर ऑफ एटम्स है, वो अगर इक्वल हो जा रहे हैं तब हम क्या बोलेंगे, द रिएक्शन, द केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ठीक है। दूसरी चीज आती है द केमिकल reaction in which number of atoms of all the elements is not equal in both the sides are unbalanced chemical equations। तो देखिएगा बच्चों, दो तरीके के केमिकल इक्वेशंस आते हैं, पहले बैलेंस्ड, दूसरे अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की जब आप बात करते हैं तो वहां पे जितने रिएक्टेंट्स में एक एलिमेंट के जितने नंबर ऑफ एटम्स है उतने ही प्रोडक्ट्स में भी उसी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए। बिल्कुल उसी तरीके से उसकी जस्ट अपोजिट आप कह सकते हो कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस में रिएक्टेंट साइड में जितने नंबर हैं एटम्स के, किसी भी एलिमेंट के जितने एटम्स है उतने अगर प्रोडक्ट साइड में नहीं है तब हम क्या बोलेंगे, वो इक्वेशन जो है वो अनबैलेंस्ड है। और इस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को सुधारने के लिए एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम क्या था बच्चों, लावोसियर। ठीक है, लावोसियर नाम के एक साइंटिस्ट आए थे। उन्होंने कहा था कि अरे भाई, जब चीजें बैलेंस नहीं है, इधर का मामला और इधर का मामला गड़बड़ है, तो क्या जाता है, बैलेंस कर लो ना। हम तुम्हारे लिए इतना अच्छा लॉ ला कर दे रहे हैं, तुम्हें तो बस बैलेंस करना है, क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते हो। तो हमने कहा कि ठीक है, अब से जितने भी केमिकल इक्वेशंस लिखे जाएंगे सारे आपको किस फॉर्म में मिलेंगे, बैलेंस फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है बच्चों, उन्होंने ये वाली अपनी थ्योरी कब दी थी, 1774 में अपना एक लॉ दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एक एटम ना ही क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। चीजें जो है वो कैसी होती है, कंजर्व्ड होती है, चेंज नहीं होती है। एलएचएस हमने कोई चीज जितना लिया है प्रोडक्ट भी हमें उतना ही मिलेगा ऑलवेज। ये किसका कहना था बच्चों, एंटोनी लावोसियर का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम उन्होंने क्या कहा था, मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, देयर इज नो चेंज इन मास ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। मींस मास हमने जितना लिया था उतना ही मास प्रोडक्ट में भी बना है, कोई चेंज इन मास हमें दिखाई नहीं देता है। और इसी के वजह से हम लोग एक इक्वेशन को क्या करते हैं बच्चों, बैलेंस करते हैं, इन्हीं के कहने पे कि चलो भाई आपने लॉ दिया, इतना मेहनत किया, हम बैलेंस कर देते हैं इक्वेशन, क्या दिक्कत है हमें इक्वेशन बैलेंस करने में। तो अब हम जितने भी इक्वेशन लिखेंगे सब आपको किस फॉर्म में मिलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस के फॉर्म में मिलेंगे। ये है बच्चों आपके एनसीईआरटी का बहुत एक फेमस एग्जांपल, सबसे पहला एग्जांपल जिससे बैलेंसिंग एक्सप्लेन की गई है। देखते हैं इस इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है। देखिए आपको बुक में ना अलग अलग मेथड्स मिलेंगे, बट हमारे अकॉर्डिंग आपके लिए जो सबसे आसान तरीका है वो है हिट एंड ट्रायल मेथड। सबसे इजी तरीका, एक बार नहीं हो रहा है पेंसिल से यूज करो, इरेज करो, दोबारा से करने की कोशिश करो। ठीक है बच्चों, ट्राई करते हैं। हिट एंड ट्रायल है ना, तो ट्राई करेंगे। यहाँ पे बताइए आयरन के कितने एटम्स नजर आ रहे हैं आपको, 3। यहाँ पे कितना है बच्चों, तो हम यहाँ पे 3 लगाएंगे। हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं, करके देखते हैं बैलेंस होता है कि नहीं। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं, 4, तो हम यहाँ पे 4 लगाएंगे। ठीक है, अभी ऑक्सीजन कितने हो गए, 4। कैसे 4, ये जो हम आगे में लगाते हैं ये इस ऑक्सीजन के लिए भी है, ये इस हाइड्रोजन के लिए भी है। तो ऑक्सीजन कितने हो गए अभी, 4। यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने हैं, 4। हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों,
तो यहाँ पे कितने हैं, 4 2s are 8, तो यहाँ पे भी क्या हम 4 लगाएंगे, अब हो गए 4 2s are 8। बोलो ये इक्वेशन बैलेंस हुआ? देख लो, आयरन कितने 3, ऑक्सीजन कितने 4, हाइड्रोजन कितने 8, यहाँ पे भी 8। क्लियर है, बैलेंस्ड। एक इक्वेशन जो है वो मैं आपको बैलेंस करके दिखा रही हूँ फिर से। ये भी आपकी एनसीईआरटी की एग्जांपल है। हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? H2। H होता है क्या? जी नहीं, H नहीं होता है, ध्यान रहे। क्या लिखेंगे हम? H2। बच्चे एग्जाम्स में कई बार गलती करके आते हैं, हाइड्रोजन लिखा H लिख दिया, है ना, हाइड्रोजन लिखा था तो उसके जगह पे H लिख दिया, Cl2 लिखा था मतलब क्लोरीन था तो उसके जगह पे Cl2 की जगह पे Cl लिख कर आ गए। तो ऐसा गलती नहीं करना है आप लोगों को। क्या बनेगा बच्चों? हाइड्रोजन क्लोराइड, दैट इज HCl। अब बताएंगे यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम्स है बच्चों? 2। क्लोरीन के कितने एटम्स है? 2। ठीक है, HCl कितना बना हाइड्रोजन यहाँ पे? 1। क्या बैलेंस्ड है? जितने हाइड्रोजन के एटम इधर है क्या इधर भी है? जी नहीं। क्लोरीन के कितने एटम इधर है? 2। यहाँ पे कितने बच्चों? 1। तो हम अगर सीधा सीधा यहाँ पे 2 लगा दे या यहाँ 2 लगा दे तो बात बन जाएगा ना? बोलो यहाँ 2 लगा सकते हैं क्या? जी नहीं, हमें यहाँ पे 2 बिल्कुल भी नहीं लगाना है। जो भी लगाएंगे याद करो, एक डायलॉग, जो भी करना है हमें सामने से करना है, पीठ पीछे कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, 2 कहाँ लगाएंगे बच्चों? बिल्कुल सामने, सामने से, पीछे 2 नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन कितने हो गए? 2। क्लोरीन कितने हो गए? 2। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस्ड है। क्या ये इक्वेशन अगर कोई बैलेंस करना चाहेगा? एनीवन? हैंड रेज करिए बच्चों, आ जाइए आप बैलेंस करते हुए थोड़ी एक्सप्लेन भी कर सकते हैं साथ साथ। जी, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2। वेरी गुड। और एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Al2 SO4 का होल थ्राइस। जब इसको हम रिएक्ट करवाएंगे तो बनेगा हमारे पास BaSO4। और जब इसको करेंगे तो हमारे पास आएगा इट्स ओके, इट्स ओके, NCl3। बैलेंस करना है तो ये कैसा इक्वेशन है बच्चों? ये स्केलेटल इक्वेशन है ना बच्चे? अब आप इसको बैलेंस करके बताइए। यहाँ Cl2 है, वहाँ 3 है, तो यहाँ हम 3 लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ 2 कर देते हैं। ओके। 3 बैलेंस इधर हो गया। अब यहाँ बेरियम 3 हो गया, यहाँ है तो यहाँ पे हम 3 लगाते हैं। बैलेंस। अब आप देख लीजिए एक बार बैलेंस हुआ है कि नहीं। बैरियम 3 है, इधर भी 3 है। सल्फर कितने हैं वहां पे? 3, यहाँ पे भी 3। ऑक्सीजन कितने हैं? 3 4 12। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं? 4 3 12। एल्युमिनियम 2 है, एल्युमिनियम भी 2 है। क्लोरीन 3 है, क्लोरीन भी यहाँ पे कितने हैं? हाँ, 3 2 6, वहां पे भी 3 2 6। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो बच्चे ये रहा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या ये इक्वेशन सारे बच्चों को समझ आया? ठीक है बच्चों, अब ये देखते हैं कि एक इक्वेशन को जब भी बच्चों अभी बताया ना कि केमिकल इक्वेशंस क्यों लिखते हैं, है ना, क्यों लिखते हैं हमें केमिकल इक्वेशन? ताकि चीजें हमें आसान हो जाए। लेट सपोज आप कहीं कार से जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, सड़क के किनारे कोई बड़ी सी बैनर लगी हुई है। लेट सपोज कोई ज्वेलरी की है, या लेट सपोज कार की ही कोई बैनर लगी है, कोई अच्छी कार की बैनर लगी हुई है साइड में। तो अब आप ट्रैफिक, रेड सिग्नल है, ट्रैफिक आपकी स्टक है वहां पे, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे? उस बैनर में लगे कार लगी होगी एक उस फोटो में, है ना, उसके सामने कोई अच्छे से इंसान ऐसे करके पोज मार के बिल्कुल खड़े होंगे और वो कार के एडवर्टाइजमेंट करेंगे एज इफ वो कार बहुत अच्छी है। तो आप उस पॉइंट पे क्या करोगे? उस कार की अगर फीचर्स वो लिख कर दे कंपनी कि इसके पास इतनी सीसी के इंजन है, ये सारे फीचर्स है, इतने एयर बैग्स हैं, तो आप उस फीचर्स को पढ़ोगे क्या? नहीं, सीधी सी बात है, आप क्या करोगे? पिक्चर को देखोगे ना बच्चों, पिक्चर को देखोगे कि इंफॉर्मेटिव है कि नहीं। तो आप एक जगह पे खड़े हो, उतने छोटे टाइम पे आप क्या कर सकते हो? फीचर्स को पढ़ तो नहीं सकते हो ना, सिर्फ पिक्चर देखकर इन्फ्लुएंस हो सकते हो। तो बिल्कुल उसी तरीके से हमें पूरी कहानी ना पढ़नी पड़े, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, ताकि चीजें हमारे लिए क्या हो जाए? आसान, इंटरप्रेट आसानी से हो जाए केमिकल इक्वेशंस के हेल्प से। ठीक है, क्या क्या एडवांटेजेस हैं देखिएगा।
किस तरीके से हमें केमिकल इक्वेशन को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो पहली चीज तो बच्चों, हम केमिकल जो हमने लिया है, जो सब्सटेंसेस लिए हैं रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में, उनके हम क्या करेंगे, फिजिकल स्टेट्स को मेंशन करेंगे, है ना। आइदर दैट सब्सटेंस इज इन लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, गैसियस स्टेट, किस स्टेट में है हम उस स्टेट को मेंशन करेंगे। देखिए, बाय मेंशनिंग द फिजिकल स्टेट्स, ठीक है। और हीट चेंजेस, कैसी कैसी हीट चेंजेस हो रहे हैं, अभी मैं सब आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताऊंगी। रिएक्शन कंडीशंस क्या है ये, ध्यान देते हैं। फिजिकल स्टेट्स हम ब्रैकेट में लिखेंगे बच्चों, सब्सटेंस जो है वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, एक्वस है। देखिएगा एक मिनट, देखिए फिजिकल स्टेट्स की अगर हम बात करते हैं तो कितने होते हैं, एक तो हो गया सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, एक्वस, ठीक है। फिलहाल तो इतने ही फिजिकल स्टेट्स पढ़े होंगे। सॉलिड है तो सॉलिड, लिक्विड है तो लिक्विड, गैस है तो जी, ठीक है। एक्वस कब लेंगे बच्चों, ध्यान रखिएगा, जब वाटर इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, हमने किसी चीज को जब पानी में मिक्स किया है तो हम क्या बोलेंगे, एक्वस सोल्यूशन। क्लियर है बच्चों, आपका भी एक्वस सोल्यूशन बन सकता है अगर आप स्विमिंग पूल में जाके कूद गए तो। ऐसा पॉसिबल है क्या, आप डिजॉल्व हो जाओगे क्या, नहीं, ठीक है। थोड़े बहुत समझदार तो हो आप लोग। हाँ, एक चीज और यहाँ पे बता देती हूँ मैं, ध्यान देना। हीट चेंजेस है ना, अगर हीट में चेंज आ रही है, हम हीट बाहर से डाल रहे हैं तो एरो के ऊपर याद है छोटी सी डेल्टा बनाते हैं, बिल्कुल ऐसे। देखना, ये एरो दिया, एरो के ऊपर क्या बनाता है, ऐसे ट्राइंगल वाली सिंबल, जिसका मतलब क्या है, हम रिएक्शन को हीट दे रहे हैं, ठीक है। रिएक्शन कंडीशंस को भी मेजर करते हैं, बायोलॉजी के रिएक्शंस में भी देखा होगा, फोटोसिंथेसिस वाली में सनलाइट, क्लोरोफिल लिखा हुआ होता है एरो के ऊपर नीचे, तो वो क्या है बच्चों, रिएक्शन कंडीशंस की कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस के हेल्प से ये रिएक्शन हो रही है। इज दैट क्लियर। एक चीज और आता है कि आप अपने रिएक्शंस को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बनाते हो, ध्यान देना। ये क्या है बच्चों, पोटेशियम आयोडाइड, ये क्या है, लेड नाइट्रेट, ये क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट, ये क्या है, लेड आयोडाइड। तो बच्चों, ये जो लेड आयोडाइड है, क्या हमें कोई इसकी कलर बताएंगे, इसकी कलर कैसी होती है, येलो कलर की, ठीक है। और ये बच्चों वाटर में सॉल्युबल येलो कलर का होता है और वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। तो ये क्या करता है, आफ्टर द रिएक्शन सिंपली नीचे बॉटम ऑफ द कंटेनर में जाकर सेटल डाउन कर जाता है। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। और इसके लिए हम एक डाउनवर्ड एरो से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये सेटल डाउन कहाँ पे होता है, कंटेनर के बॉटम में ये जाकर बैठता है। कहाँ जा रहा है, नीचे, तो डाउनवर्ड एरो। अगर गैस रहा तो अपवर्ड एरो, क्योंकि गैस किधर जाती है बच्चों, ऊपर की ओर, है ना। तो इस तरीके से आप अपने केमिकल रिएक्शंस को या इक्वेशंस को और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हो। अब आते हैं बच्चों, कितने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस इस धरती पर एग्जिस्ट करते हैं। पहला है अपना कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डीकंपोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट reaction, fourth one is double displacement reaction, and the fifth one कोई बताना चाहेंगे, redox reaction।
जिसमें आप लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हो रेडॉक्स रिएक्शन। बोलो ये भूतिया टॉपिक है कि नहीं रेडॉक्स रिएक्शन? चलो यस मैम हो या नो मैम हो, क्लियर करते हैं बच्चों, एक एक चीजों को अच्छे से डील करते हैं। पहले बढ़ते हैं बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के डेफिनेशन पे पहले आते हैं हम लोग। द रिएक्शन in which two substances combine to form a single product is called a combination reaction। देखिए लेट्स सपोज ये है आपका जूता, अभी पड़ी है कि नहीं, है ना, ये है जूता, ये क्या है चक्की, ये दोनों कंबाइन कर गए, है ना, मस्त आप स्केटिंग करोगे, कहीं पे भी जाके स्केटिंग कर सकते हो। तो देखिए ये अलग थी, ये अलग थी, किसी काम की नहीं, ये हालांकि काम की थी, बट ये लोग दोनों जब कंबाइन हुए तो बिल्कुल नई चीज बनी ना बच्चों। तो दो चीजें जब कंबाइन होकर एक न्यू चीज की फॉर्मेशन करती हैं, हम उसे क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आगे इनके अदर एग्जांपल्स भी, एक बात और ध्यान रखिएगा बच्चों, इसी रिएक्शन का नाम सिंथेसिस रिएक्शन भी होता है, ठीक है। अगर सिंथेसिस रिएक्शन पूछा जाता है आपसे तो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज्ड, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है। द सब्सटेंसेस व्हिच वी यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग in our house is lime और क्विक लाइम। क्विक लाइम का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, CaO। क्या चूने को सूखा सूखा दीवार में लगा देते हैं क्या? जी नहीं। क्या हम चूने को बिल्कुल ऐसे ही लगाते हैं क्या दीवार पे? नहीं। क्या मिक्स करते हैं, वाटर, फिर ये क्या बनता है, और भी कुछ होता है क्या बच्चों, साथ साथ हीट भी रिलीज होती है, थोड़ी बहुत सी ना, बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है। वो पिक्चर याद है ना, उस बच्चे के साथ क्या हुआ था, क्या दुर्घटना घटी थी बच्चों? तो ध्यान रहे ऐसा कुछ आपके साथ ना हो, ठीक है। फिर आगे क्या होता है, अब आप लोग इस देखना बच्चों, क्विक लाइम में पानी डाला, वाटर को ऐड किया, क्या बना, स्लेट लाइम, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, साथ ही साथ बहुत सारी हीट रिलीज हुई, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2, कोई बता सकते हैं ये CO2 कहां से आया होगा, एनीवन? जब आपने उसको दीवार पे लगाया, घर पे लोग हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर रहे हैं, अदर सोर्सेज भी हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा, जिसका कलर कैसा होता है, व्हाइट, ठीक है। तो बच्चों अगर आप इन दोनों रिएक्शंस में देखेंगे तो दो चीजें कंबाइन होकर बताइए एक सिंगल प्रोडक्ट बना रही है ना, यहाँ पे भी दो चीजें कंबाइन होकर क्या बना रही है, एक सिंगल प्रोडक्ट। तो दोनों ही केसेस में दो चीजें कंबाइन हो रही हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही, इसलिए इस रिएक्शन का नाम कैसा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। हाँ साथ ही साथ ये भी होगा बच्चों, ठीक है, बाई प्रोडक्ट है, कई बार हम लिखते हैं कई बार नहीं भी लिखते हैं, क्लियर है। हाँ एक चीज और, यहां से भी क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं बच्चों, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सिंस दिस प्रोसेस गिव्स अ व्हाइट शाइनी अपीयरेंस, अगर आपने व्हाइट वॉशिंग की है तो दीवालों पे कैसी अपीयरेंस आएगी, व्हाइट शाइनी अपीयरेंस, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसका नाम जो है वो क्या रखा गया, व्हाइट वॉशिंग, क्योंकि कलर करने के बाद एक चमकदार खूबसूरत सा व्हाइट शाइनी अपीयरेंस आता है, इसलिए इसका नाम क्या है बच्चों, व्हाइट वॉशिंग। इसमें हम यूज किसकी करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड की, वो फॉर्म होते हैं, फिर फाइनली कैल्शियम कार्बोनेट बनती है,
जो कि एक, हाँ कहाँ पे बच्चों, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, हाँ यहाँ पे एक्चुअली ध्यान दीजिएगा थोड़ा। हाइड्रोजन गैस एक्चुअली नहीं रिलीज होगा, यहाँ पे देखिए H2O आएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन किया, CaCO3 बन गया, H तो यहाँ पे नहीं है तो H कहाँ जाएगा, वहां, और एक ऑक्सीजन भी जाएगा। हालांकि इक्वेशन अनबैलेंस्ड है, अभी बैलेंसिंग आप लोगों को बताया है, बैलेंसिंग आप कर सकते हो इसका खुद से, ठीक है बच्चों। और इसे व्हाइट वॉशिंग क्यों कहते हैं ये मालूम है, क्यों कहते हैं व्हाइट वॉशिंग, क्योंकि व्हाइट शाइनी अपीयरेंस आती है, इसलिए हम इसे व्हाइट वॉशिंग कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये एनसीईआरटी का और आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला बहुत फेमस क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। नेम अ सब्सटेंस एक्स पूछा गया है, विच इज X is used for white washing। व्हाइट वॉशिंग के लिए कौन सा सब्सटेंस यूज होता है बच्चों, CaO, ठीक है। अब आप इस CaO की रिएक्शन किसके साथ करवाने को कहा है, राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस X विथ वाटर, क्या बनेगा, CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज स्लेट लाइम। कोई बता सकते हैं बच्चों इनका कलर क्या होता है, इट इज कलरलेस। कैल्शियम कार्बोनेट जो बनती है दैट इज व्हाइट इन कलर, और ये कैसी होती है, कलरलेस, ट्रांसपेरेंट होती है, इनकी कोई भी कलर नहीं होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, डीकंपोजिशन रिएक्शन आते हैं। डीकंपोजिशन रिएक्शन पे कुछ देख पा रहे हैं क्या, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, अंडे में से कौन बाहर आए, कछुआ, ठीक है। तो अगर अंडा नहीं टूटता तो क्या कछुआ बाहर आता, जी नहीं, ठीक है। तो अंडा देखो टूटना स्टार्ट हुआ, ये डिकम्पोज हुआ, टूटा, किसमें टूटा, एक आधे अंडे में और एक कछुए में, टूटकर दो अलग अलग चीजें बनाए। पहले क्या था, सिर्फ अंडा, अब वो टूटकर दो अलग अलग चीजों की फॉर्मेशन की, फिर क्या बना, दो अलग अलग प्रोडक्ट्स बने, और इन्हीं को हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आते हैं बच्चों डेफिनेशन पे। The reaction in which a single substance breaks down into two or more substances, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स, is called decomposition रिएक्शन। हालांकि ये रिएक्शन बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स के हेल्प से होती है, आपको एनर्जी डालनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, और सारी एग्जांपल्स को हम एक एक करके डील करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डीकंपोजिशन रिएक्शन समझ में आया बच्चों, एक सब्सटेंस है वो ब्रेक होकर अलग अलग चीजों में टूट जाए, सिंगल सब्सटेंस ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर simpler substances is called decomposition reaction। ठीक है बच्चों, एग्जांपल्स पे आते हैं। कोई बता सकते हैं कि किस चीज का इमेज है, राइट ये क्या है बच्चों, FeSO4.7H2O। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, फेरस सल्फेट हाइड्रेटेड फॉर्म में जब होती है तो उसकी कलर कैसी होती है, पेल ग्रीन। क्या ये बिल्कुल अच्छा सा ग्रीन दिख रहा है, नहीं, फेडेड वाली ग्रीन है ना, तो हम इसे कहेंगे दिस इज अ पेल ग्रीन कलर। फेरस सल्फेट को जब आप हीट करोगे, क्या करा बेटा हमने, हीट करा, जब आप फेरस सल्फेट को हीट करोगे तो क्या बनेगा, FeSO4 + 7H2O।
बच्चों हीट करते हैं तो वाटर क्या होता है, इवेपोरेट होता है ना। अगर वाटर इवेपोरेट हो रहा है तो फेरस सल्फेट अलग हो जाएगा और वाटर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। फर्दर अगर हम इनको आगे भी हीट करते हैं, प्रोलॉन्ग हीटिंग करते हैं, तो कोई बता सकते हैं क्या होगा? कुछ इस तरीके का रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फेरस सल्फेट जब हाइड्रेटेड फॉर्म में है तो इसकी कलर कैसी होती है, पेल ग्रीन। जब आप उनको हीट करते हैं, हीट करने के बाद ये दो सब्सटेंसेस में ब्रेक होती है, FeSO4 और 7H2O। फर्दर आप इनको हीट करते हो, वाटर इवेपोरेट हो जाता है, बचता क्या है, SO4, और वो किस में डिकम्पोज हो जाता है, Fe2O3, SO2 और SO3 में। जब बर्निंग सल्फर की भी स्मेल आती है, बिल्कुल बहुत खराब सी स्मेल होती है। एंड इनका कलर कैसा होता है बच्चों, कुछ इस तरीके का। और ये जो फेरस सल्फेट, ध्यान देना बच्चों यहाँ पे, जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, ये कैसा है, हाइड्रेटेड फॉर्म। ये कैसा है, अनहाइड्रस फॉर्म। तो जब अनहाइड्रस फॉर्म होती है ना तो दैट इज कलरलेस, और वही हाइड्रस फॉर्म जब होती है तो दैट इज पेल ग्रीन इन कलर। और जब Fe2O3 बन जाता है तो ये कैसा होता है, रेडिश ब्राउन या ब्रिक ऑरेंज, कोई भी आप कलर कह सकते हो। ठीक है, ये बिल्कुल रस्टिंग पढ़ा है ना बच्चों, कभी रस्टिंग सुना है? ठीक है, रस्टिंग पे भी हम आएंगे, बिल्कुल रस्टिंग वाली ही चीज है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो ये मेनली, ये देखना, ये एग्जाम्पल कई बार आपसे पूछे जाते हैं। ये मेनली डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, जहां पे फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट सेप्टाहाइड्रेट को आप ब्रेक कर रहे हो, डिकम्पोज कर रहे हो, और वो किस में टूट रहा है, FeSO4, 7H2O। फिर फर्दर आपने इसको ब्रेक किया तो Fe2O3 और SO2 एंड SO3 में ये ब्रेक हो गया है। ठीक है, अब डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के बच्चों अलग अलग टाइप्स है, अलग अलग चीजों के हेल्प से आप डीकम्पोजिशन रिएक्शन करवाते हैं। एनर्जी देना है ना बच्चों, ठीक है, तो एनर्जी कौन देगा, आप लोग? जी नहीं, एनर्जी कहाँ से मिलेगा, हीट के हेल्प से, लाइट के हेल्प से, इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से। तो हर एक एग्जाम्पल को हम एक एक करके डील करते हैं। बच्चों क्या थर्म का मीनिंग बता सकते हैं? थर्म का मतलब हीट। तो आप किसी की थर्मल डिकम्पोजिशन करवा रहे हो, मींस क्या देकर डिकम्पोज करवाए हो, हीट। ठीक है, तो द रिएक्शन इन which a single substance is broken down into simpler substances by the help of heat is called thermal decomposition। अगेन हमारा प्यारा एग्जांपल, लेड नाइट्रेट। जब आप इनको हीट प्रोवाइड करते हो, थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ रहे हो, तो हीट प्रोवाइड करोगे ना बच्चों, हीट जैसे ही प्रोवाइड करते हो, ये किस में ब्रेक होता है, PbO में, NO2 और ऑक्सीजन गैस। आपको मैंने बताया इसका कलर क्या होता था, येलो। इसकी कलर कैसी होती थी, ब्राउन। ऑक्सीजन भी तो कलरलेस, कलरफुल होता है ना, पिंक या पर्पल कलर का होता है ना ऑक्सीजन। जी नहीं बच्चों, ऑक्सीजन कैसा होता है, बिल्कुल ही कलरलेस। अगर ऐसा होता तो पूरी दुनिया आपको रंगीन दिखाई देती, शायद इस उम्र में दिखता भी होगा पूरा दुनिया रंगीन, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आती है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, फोटो डिकम्पोजिशन, फोटो मीन्स, तो खींच मेरी फोटो वाला फोटो नहीं, फोटो मीन्स लाइट। याद रखना ना, लाइट के बिना फोटो खींच पाओगे क्या किसी चीज की, नहीं। अच्छा, नाइट मोड में, ठीक है ठीक है, दैट इज ऑल्सो गुड आइडिया, है ना। तो डेफिनेशन पे आते हैं बच्चों।
the reaction in which a single substance is broken into two or more substances with the help of light is called photo decomposition reaction. ठीक है? देखिए, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने क्या लिया यहाँ पे, सिल्वर क्लोराइड. ठीक है, सिल्वर क्लोराइड को कहाँ रखा, धूप में. वो जादू नहीं है बट फिर भी इसे धूप चाहिए थी तो इसको कहाँ रखा, धूप में. धूप पड़ते ही क्या हुआ, धूप के लिए हमने क्या लिखा बच्चों, एच न्यू. या अगर आप अभी चलो एच न्यू मत लिखो, आप सनलाइट ही लिखो. सनलाइट पड़ी तो देखो ना, ये किसमें ब्रेक हो गया, Ag और Cl2 में ब्रेक हो गया. और ये एक सब्सटेंस दो अलग अलग सब्सटेंसेस में ब्रेक हुआ. किसके हेल्प से, लाइट के हेल्प से, रोशनी के हेल्प से. इसलिए ये कैसा डिकम्पोजिशन है, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों. थर्मल डिकम्पोजिशन. पिक्चर देखिएगा, अच्छा है. ध्यान रहे बच्चों, आपका कहीं इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन ना हो इसलिए हमने रेलेवेंट इमेजेस भी इसमें डाला है. ठीक है, कहीं पे भी खुले सॉकेट में हाथ ना डाले, कुछ भी करने की कोशिश ना करें, इससे आपका इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन भी हो सकता है. तो इस बात का ध्यान रखिए, थोड़ा ज्ञान देना भी जरूरी है ना. डेली दिनचर्या के लिए थोड़ा ज्ञान भी आपके पास होना चाहिए. इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन पे आते हैं. ऐसा डिकम्पोजिशन जो किसके हेल्प से हो, पासिंग इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट दिया, वो टूट गया. अब वो इंसान भी हो सकता है, सब्सटेंस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप में से भी कोई हो सकता है. ठीक है, तो इस बात का ध्यान रहे आपके पास. H2O में आपने क्या डाला, इलेक्ट्रिसिटी. H2 और O2 में ये ब्रेक हो गए. बट अगर आप ध्यान देंगे बच्चों तो यहाँ पे कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बने हैं, 2 मोल्स. ऑक्सीजन के कितने मोल बने हैं, 1 मोल. तो कई बार ये पूछा जाता है कि हाइड्रोजन की जो मोल है वो 2 टाइम्स, व्हाई हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड ट्वाइस टू दैट ऑफ ऑक्सीजन गैस. ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स में. तो ध्यान रहे बच्चों, आप वहां पे कुछ ऐसा लिखोगे कि व्हेन वी राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जब आप एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हो तो वहां पे हाइड्रोजन का जो मोल्स होता है वो कितना होता है, 2. ऑक्सीजन के मोल्स कितने होते हैं, 1. अकॉर्डिंग टू होम, किसके अकॉर्डिंग, लावोसियर के अकॉर्डिंग. फॉर कंजर्विंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को होल्ड गुड करवाने के लिए हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं. बैलेंस करते ही यहाँ पे 2 लगता है और यहाँ पे 1 का 1 ही रहता है. इसलिए हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड ट्वाइस टू दैट ऑफ ऑक्सीजन गैस. ठीक है, ध्यान रहे, ये बिल्कुल स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है. देखिए, ऐसी हरकतें ना करना कभी. अब आता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज. क्या होती है रिएक्टिविटी सीरीज, क्यों पढ़ते हैं इस रिएक्टिविटी सीरीज को. तो देखिए, इस रिएक्टिविटी सीरीज में आप जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं रिएक्टिविटी बढ़ रही है, जैसे जैसे नीचे की तरफ आ रहे हैं रिएक्टिविटी घट रही है. ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टर सोडियम, पोटेशियम और गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम तो रिएक्ट ही नहीं करता है किसी से. इसलिए हमने इसको कहाँ डाला है, रिएक्टिविटी सीरीज के बिल्कुल नीचे की तरफ. ठीक है, पढ़ते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में. ठीक है, पहले डेफिनेशन भी बता देती हूँ फिर आगे बढ़ती हूँ. द केमिकल रिएक्शन
in which a more reactive metal displaces the less reactive metal is called reactivity is called डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमेशा याद रहे बच्चों, जो ऊपर वाले मेटल्स है ना वो ही नीचे वाले मेटल्स को डिस्प्लेस कर पाएंगे, जो नीचे रहने वाले मेटल्स है वो ऊपर वाले मेटल को कभी डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डेफिनेशन क्या है कि जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव है वो डिस्प्लेस करते हैं किनको, कम रिएक्टिव वाले को, है ना। तो जो मेटल्स नीचे है वो ऊपर वाले को डिस्प्लेस कर पाएंगे क्या, जी नहीं, नीचे वाले ऊपर वाले को नहीं कर पाएंगे, बट ऊपर वाले मेटल्स नीचे वाले को आसानी से धक्के मारकर बाहर निकाल देगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही कुछ होगा। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे तब आपके घरों में आपके साथ ऐसी सलूक की जा सकती है। ठीक है, ध्यान करें। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, आते हैं इस पर। जिंक और कॉपर सल्फेट, बच्चे कौन से दो मेटल्स हैं यहाँ पे, पहले जिंक है, दूसरी क्या है, कॉपर। विच वन इज मोर रिएक्टिव, जिंक। जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। तो देखो ना, न्यू प्रोडक्ट बनी ना ZnSO4, और साथ ही साथ कॉपर भी बना। ठीक है, कॉपर बना नहीं, एक्चुअली बाहर निकल गया। आयरन और कॉपर दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है, ऑब्वियसली आयरन, है ना। तो आयरन कॉपर को किक आउट करेगा, बोलेगा भाई अब तुम्हारा बहुत हो गया, बहुत दिन से देख रहे थे, चलो भाई अब तुम बाहर निकल जाओ। ये बाहर चला गया और कॉपर को बाहर करके खुद SO4 के साथ चला आया। लेकिन यहाँ पे बच्चों पोटेशियम है और बगल में कौन है, जिंक। तो क्या जिंक की इतनी हिम्मत हो गई कि पोटेशियम को ये हटा दे। पोटेशियम कहाँ था, सबसे पावरफुल, सोडियम पोटेशियम ऊपर की तरफ थी ना, तो सोडियम पोटेशियम को तो रिप्लेस कोई कर ही नहीं सकता है। तो ये रिएक्शन होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो ध्यान रहे बच्चों, कौन से मेटल को रिप्लेस कर सकता है, ये बात बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। देखो पार्टनरशिप चेंज हो गई है बच्चों, ध्यान देना। आपके साथ हकीकत में भी हो सकता है, ये तो ध्यान रहे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं मैम ये तो हमारे दिल की दास्तां बता रहे हो आप, है ना, इतना भी हकीकत नहीं बोलना था। ठीक है, पहले ये लोग दोनों साथ थे, फिर कोई क्यूट सा बच्चा आया, ये इसके साथ चला गया, और ये भाई तुम अपना आप देख लो, हमारा तो नहीं हो पाएगा कुछ हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान रहे बच्चों, केमिस्ट्री सिर्फ केमिस्ट्री नहीं है, रियल लाइफ के लिए भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, why the color of copper sulfate solution changes when iron nails are dipped in it। क्या कोई बच्चे इसका आंसर करना चाहेंगे, anyone raise your hands, आ जाइए। ओके, वेरी गुड। अगर हम लोग CuSO4 को आयरन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो आयरन है Cu से ज्यादा रिएक्टिव होता है, आयरन है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो वो उसको डिस्प्लेस कर देगा
और FeSO4 बन जाएगा जिसका कलर पेल ग्रीन होता है और कॉपर अलग हो जाएगा। हाँ, मीन्स सोल्यूशन पहले ब्लू थी, अब सोल्यूशन की कलर कैसी हो गई? पेल ग्रीन कलर की। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो बच्चों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन था कि कॉपर सल्फेट की कलर ब्लू से क्यों चेंज हो जाती है, कब? जब आप उसमें आयरन के नेल्स डालते हो। आयरन मीन्स क्या? Fe। कॉपर सल्फेट कैसा होता है बच्चों? ब्लू। आपने उसमें आयरन डाला, क्या बना? फेरस सल्फेट, और साथ ही साथ कॉपर बाहर निकल गया, बट फेरस सल्फेट की कलर तो पेल ग्रीन होती है ना, इसलिए ये सोल्यूशन की कलर बिल्कुल चेंज हो जाती है। ठीक है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट देखो काफी अच्छा है। ठीक है, ध्यान देना बच्चों। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है देखिए, पहले दो सखियां एक साथ थी, ठीक है, दो लड़के भी एक साथ थे, दोनों की जिंदगी में चल रही थी बहुत सारी दुख। फिर दोनों ने सोचा कि भाई क्यों ना हम लोग चीजों को एक्सचेंज करके खुशी खुशी अपना मामला सेट कर लेते हैं, है ना। फिर क्या होता है, दोनों एक एक को पकड़ के चले जाते हैं और दोनों की जीवन सुख समृद्धि से भर जाती है और दोनों ही अपने जीवन में बहुत सुखी और बहुत खुश रहने लग जाते हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखते हैं बच्चों इसके डेफिनेशन क्या है। The reaction in which mutual exchange of, लिखा तो है आयंस लेकिन होता जीवन में बहुत कुछ है। Takes place and new substances are formed is called double displacement रिएक्शन। ठीक है, इस एग्जाम्पल में आप देखिएगा यहां पे क्या हो रही है, दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रही है। ये देखिए, यहां पे देखिएगा बच्चों कौन कौन से आयंस हैं। Na प्लस है, SO4 2 माइनस है, Ba2 प्लस है, Cl माइनस है। कितने तरीके के आयंस है बच्चों? 4 टाइप्स ऑफ आयंस। अब चारों आयंस इस तरीके से क्या किए, इंटरचेंज करिए। किस चीज के लिए? जीवन में सुख समृद्धि खुशी के लिए, ताकि उनके जीवन में भी थोड़ी बहुत सी खुशियां आ जाए। फिर बना क्या? BaSO4, ये लोग दोनों आपस में कंबाइन किए और NaCl। BaSO4 कैसे बना होगा? Ba2 प्लस और SO4 2 माइनस, क्रॉस एक्सचेंज हुई होगी, क्या बना होगा? BaSO4 और साथ ही साथ क्या रिलीज हो गया होगा? NaCl। ठीक है, इन दैट सेम वे यहां पे देखते हैं क्या हो रहा है। यहां पे भी अगेन 4 तरीके के आयंस हैं बच्चों। अब इन 4 आयंस में ये Ag जो है वो किसके साथ भाग गया? Cl के साथ, और ये लोग दोनों आपस में अपना गठबंधन बना लिए और क्या हो गया? डबल डिस्प्लेसमेंट म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसने ही इसे धोखा दिया, यहाँ पे भी धोखाधड़ी हुई है। ठीक है, क्या हो गया? म्यूचुअल मीन्स तुमने भी गलत करा, हमने भी करा, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस हो गए और बना क्या हमारा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की तरफ। थोड़े कुछ डेफिनेशंस है, पहले उनको लिखते हैं फिर एक्सप्लेन करते हैं। ऑक्सीडेशन से आप क्या समझते हो बच्चों? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन से क्या समझते हैं? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। दूसरी चीज पे आते हैं, एक और चीज है जिनको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, वो क्या है बच्चों? वो क्या है?
लॉस ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन में बात करें तो गेन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तीसरे पॉइंट पे आते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फोर्थ पॉइंट पे अगर हम आए, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और इधर साइड क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ हम इन चीजों को आगे डील करने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑक्सीडेशन क्या होती है बच्चों, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी चीज में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। और उसी सब्सटेंस से अगर हाइड्रोजन निकल रहा है तो भी वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। इधर साइड आते हैं, रिडक्शन पे आते हैं। ऑक्सीजन जब ऐड हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, रिडक्शन। ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो क्या कहलाएगा, एक मिनट, हाँ, रिडक्शन में क्या है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब लॉस होगा, हटेगा, तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, ऑक्सीडेशन, सॉरी रिडक्शन। एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन ऐड हो रहा होगा, है ना, तभी भी वो क्या कहलाएगा, रिडक्शन। ये दो डेफिनेशंस आपके बुक में लिखे होते हैं, लेकिन साथ ही साथ दो और डेफिनेशंस होते हैं। बहुत से बच्चों को मालूम होगा और बहुत से बच्चों को शायद ध्यान में नहीं होगी कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स की लॉस होती है, इलेक्ट्रॉन किसी भी सब्सटेंस से निकलते हैं, जनरली इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन होता है, मेटल्स। ठीक है, आप आगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में भी पढ़ोगे कि जनरली इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करता है बच्चों, मेटल्स। और मेटल्स क्या होते हैं, हमेशा मेटल्स की क्या होती है, ऑक्सीडेशन। इन दैट सेम वे नॉन मेटल्स की क्या होते हैं, रिडक्शन। नॉन मेटल्स क्या करते हैं, उसी मेटल के देव इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और इनके क्या होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स रिडक्शन। ठीक है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगी। ठीक है, प्लस चार्ज आएगी तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन्स का गेन होगा तो माइनस चार्ज आएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर लाइन पे क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो दिस इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। आगे हम इनको सारी चीजों को एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं बच्चों। Whenever oxidation or reduction takes place at the same time, देखो जितने भी रिएक्शंस होते हैं ना बच्चों, सब में ऑक्सीडेशन भी होती है, रिडक्शन भी होती है। सोचो ना, एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो बच्चे दूसरे लेने वाले भी तो कोई होंगे ना, तो एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रही होगी और रिडक्शन भी हो रही होगी। उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। मींस रेडॉक्स कंस्टिट्यूट्स रेड एंड ऑक्स, मींस रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन, दोनों चीजें एक साथ हो रही होंगी। ये एग्जांपल देखिएगा, अगेन ये एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है। ये क्या है बच्चों, पीबी लेड, ऑक्सीजन है यहाँ पे। ठीक है, पहले लेड के साथ ऑक्सीजन थी, अब ऑक्सीजन है क्या, नहीं है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। और साथ ही साथ अगर एक का रिडक्शन हुआ है तो दूसरा का क्या हुआ होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, ZnO। ठीक है, ZnO जिंक ऑक्साइड और साथ ही साथ क्या है, Zn। अब देखना, ध्यान देना, हम सेम एक जैसे चेहरे वाले इंसानों को ही कंपेयर करेंगे, ऐसा नहीं कि हम किसी को भी कंपेयर करेंगे। देखना, जिंक के पास यहाँ पे ऑक्सीजन है बच्चों, यहाँ पे ऑक्सीजन है क्या, नहीं। ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाता है बच्चों, यहाँ पे देखिएगा क्या हो रहा है, यहाँ पे कार्बन के पास ऑक्सीजन थी क्या, नहीं। अब ऑक्सीजन आ गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा,
ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो एक ही रिएक्शन में आप देख पा रहे हैं बच्चों, रिडक्शन भी हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है, तो ऐसे रिएक्शंस कहलाते क्या हैं? रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस एट द सेम टाइम इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। Why the blue color of copper sulfate solution fades when iron nails are added in it? ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं, ऑलरेडी एक्सप्लेन है, फिर से एक बार देख लीजिए। CuSO4 क्या हो गया हमारा? कॉपर सल्फेट। कलर कैसा होता है? ब्लू। उसमें हमने क्या डाला? आयरन नेल्स। क्या बना? और Cu। इसका कलर कैसा होता है? पेल ग्रीन। ठीक है, तो कलर ब्लू से किस में चेंज हो गई? पेल ग्रीन में, बिकॉज आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड कॉपर गेट्स किक्ड आउट एंड द न्यू सब्सटेंस फॉर्म व्हिच इज फेरस सल्फेट। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, दो तरीके के रिएक्शंस हैं। जनरली सारे रिएक्शंस को, जितने भी रिएक्शंस होते हैं, अभी तक आपने जितने भी तरीके का रिएक्शंस पढ़ा, सारे रिएक्शंस को हमने दो तरीके के एग्जांपल में क्लासिफाई किया। फर्स्ट वन इज एंडोथर्मिक एंड द सेकंड वन इज एक्सोथर्मिक। एंडो मींस अंदर आना, एक्सो एग्जिट, एग्जिट एक्सो, एग्जिट मींस बाहर की तरफ निकलना। ठीक है, देखते हैं। एंडोथर्मिक, एंडो मींस अब्सॉर्ब, एक्सो मींस रिलीज। ठीक है, आगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इनके, आते हैं बच्चों एग्जाम्पल्स पे। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में देखिएगा क्या होता है बच्चों। रिएक्शंस इन विच लॉस ऑफ हीट टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। लॉस ऑफ हीट हुआ, इसको क्या पड़ी? हीट पड़ी। देखो जल गया बेचारा, है ना, किसी की तरफ की देखकर नहीं जला, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से ये जला। ठीक है, कैसे हुआ? चूने को इसने पानी में मिलाया, बोला था ना संभल के रहना, याद है ना उसके साथ पिछले बार क्या दुर्घटना घटी थी? वही दुर्घटना इसके साथ भी घटी है बच्चों। ठीक है, चूने को मिलाया पानी में, गलत तरीके से मिला के कूद गया होगा शायद उसमें, इसलिए उसकी ये दुर्दशा हुई है। क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान देना, किस फॉर्म में? एक्वस फॉर्म में। किस फॉर्म में बना बच्चों? एक्वस फॉर्म में। और साथ ही साथ बहुत सारी हीट भी रिलीज हुई। एक्वस फॉर्म क्यों? क्योंकि हमने क्या डाला था? वाटर। जब भी हम किसी भी सोल्यूशन में वाटर डालेंगे तो वो सोल्यूशन कैसा कहलाएगा? एक्वस। क्लियर? ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, सारी की सारी हीट आप खींच लोगे, हीट रहेगी ही नहीं, तो देखो ना बेचारे ठंडे से कुकड़ नहीं जाएंगे क्या? बिल्कुल, है ना। तो हीट क्या हो रही है बच्चों? अब्सॉर्ब हो रही है, हीट कंज्यूम हो रही है। वैसे रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, रिएक्शंस इन विच हीट इज अब्सॉर्ब इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल देखते हैं। दो चीजें कंबाइन की, आपस में कंबाइन की। ठीक है, कंबाइन करने के बाद आपने क्या दिया? उसको हीट दिया। हीट क्या हुई बच्चों? अब्सॉर्ब हुई। अब्सॉर्ब होने के बाद क्या बना? NH3। मींस जिस कंटेनर में ये रिएक्शन हो रही होगी वो बोलो ठंडा हुआ होगा या गर्म हुआ होगा? ठंडा हुआ होगा ना, कूल डाउन हो गया होगा। और यहाँ पे तो इस इंसान की दुर्दशा देखकर ही समझ आ रही है कि क्या हुआ होगा इनके साथ, है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों। और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि व्हाई सिल्वर क्लोराइड इज केप्ट इन डार्क कलर्ड बॉटल्स। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड के बारे में क्या अभी मैंने कुछ बताया था क्या? पीछे वाले क्लास में बताया था। सिल्वर क्लोराइड को जब आप धूप में रखते हो, वो जादू की तरह ऐसे बाहर धूप लेने के लिए जाता है, तो क्या होता है? वो टूट कर आता है, डिकम्पोज होता है। कैसे? AgCl, Ag OG वाला Ag नहीं, Ag प्लस Cl2। ठीक है, क्लोरीन क्या है बच्चों? गैस, इसलिए हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है?
अपवर्ड एरो के साथ, और सिल्वर। ठीक है, पहले इसका कलर कैसा था? व्हाइट थी। सिल्वर का कलर कैसा होता है बच्चों? ग्रे। ठीक है, और क्लोरीन गैस तो लाइक आप कह सकते हो थोड़ी थोड़ी सी, कैसी कलर, उस कलर को मैं कैसे डिफाइन करूं? येलोइश, येलोइश भी कहते हैं, ग्रीनिश भी कहते हैं, मतलब इंटरमीडिएट वाला टाइप का कुछ इसका कलर होता है। मैं वर्ड्स में शायद नहीं बता सकती हूँ इसको। तो अगर इस पे सनलाइट पड़ती है, अगर इस पे सनलाइट पड़ती है तो क्या होता है, ये दो चीजों में डिकम्पोज कर जाता है। पर हमें जो कंजर्व करना है, हमें जो रखना है, वो क्या चाहिए हमें? सिल्वर क्लोराइड, साक्षात रूप में सिल्वर क्लोराइड चाहिए। ऐसे टूटा बिखरा हुआ देवदास वाला सिल्वर क्लोराइड नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसे कहते हैं कि भाई तुम ज्यादा बाहर ना निकला करो, वरना तुम्हारा दिल टूटने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसलिए हम कहाँ रखते हैं इनको? डार्क कलर्ड बॉटल्स में, महफूज, सेफ, बिल्कुल अच्छे से, ताकि ये टूटे नहीं और बिखरे नहीं। ठीक है बच्चों, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पे, अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन, कि कैन वी पुट अ स्पून ऑफ जिंक इन एल्युमिनियम सल्फेट सोल्यूशन? मींस कायदे से अगर आप देखोगे बच्चों, तो रिएक्शन किसकी करवाई जा रही है? जिंक इन, क्या हम ये रख सकते हैं? इज दैट पॉसिबल? जी हाँ, रख सकते हैं, क्योंकि जिंक जो है वो डिस्प्लेस नहीं करेगा एल्युमिनियम को। ठीक है, तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन होगी क्या बच्चों? नो, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। इसलिए हम जिस चीज को जैसा रखेंगे वो साक्षात बिना टूटे बिखरे उसी तरीके से हमारे पास प्रेजेंट रहेगा। तो बिल्कुल हम इस चीज को कंटिन्यू कर सकते हैं, रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी शायद जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने ये रिएक्शन को एक्सप्लेन किया था, है ना? विच गैस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर इज डबल्ड द अमाउंट ऑफ अनदर वन? क्या कोई बच्चे हैं जो इसका आंसर करना चाहेंगे? एनीवन? वाह, काफी सारे बच्चे हैं। हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन। अब मैं जिनको बोलूंगी वो ही आएंगे। एक तो आप चले आइए, आप भी चले आइए, और अब दोनों में होगा कंपटीशन। ध्यान रहे बच्चों, इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए आपकी। ठीक है, कोई बात नहीं, फाइनली थैंक यू। जा सकते हैं। तो बच्चों अब देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। दो बच्चे आए, दोनों ने रिएक्शन लिखा। पता क्या चला हमें बच्चों इस रिएक्शन से? एक गैस की जो अमाउंट है वो डबल बनी है दूसरे के कंपैरिजन में। मींस ऑक्सीजन जितना बना है उसके 2 टाइम्स क्या बना बच्चों? हाइड्रोजन गैस। क्यों? क्योंकि आगे अगर आप कोफिशिएंट देखेंगे, ये कोफिशिएंट्स, तो वो कोफिशिएंट्स कितने हैं? 2 हैं, और यहाँ पे कोफिशिएंट कितने हैं? 1। दैट इज, आगे कुछ नहीं लिखा है, मींस क्या है बच्चों यहाँ पे? 1। ठीक है, तो साफ साफ देख पा रहे हो कि हाइड्रोजन गैस की जितनी वॉल्यूम है वो 2 टाइम्स है किसके कंपैरिजन में? ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। ठीक है बच्चों, आगे आते हैं। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड इन द रिएक्शन। कितने बच्चे आंसर कर सकते हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स। ठीक है बेटा, आप आ जाइए। हाँ, आप आ जाइए बच्चे। हाँ, थोड़ा आप फर्स्ट वाले इक्वेशन में बता सकते हैं कौन से सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन हो रही है एंड कौन से सब्सटेंस की रिडक्शन हो रही है? कौन से सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन हुई है, किसकी रिडक्शन हुई है? ऑक्सीडेशन हुई है और ऑक्सीजन की रिडक्शन हुई है। ठीक है, एरोज के हेल्प से आप लिखकर हमें बताइए बच्चे। ऑक्सीडेशन हुई है, वेरी गुड। हाँ, इनकी हुई है रिडक्शन।
क्यों यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है बेटा, आप बता सकते हैं? क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ सोडियम में ठीक है, वेरी गुड। और ऑक्सीजन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन से रिमूवल। हाँ, यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे कितने हैं? एक है। एक ही है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गई? रिडक्शन। ठीक है बच्चों, थैंक यू। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो कॉपर की क्या हो रही है? रिडक्शन। और यहाँ पे हाइड्रोजन की क्या हो रही है ना? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं थे, अभी यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गए, यहाँ पे ऑक्सीजन थे, यहाँ पे ऑक्सीजन चले गए। ठीक है, जहां से ऑक्सीजन गए वहां पे रिडक्शन, जहां ऑक्सीजन ऐड हुए वहां पे ऑक्सीडेशन। ठीक है बच्चों, आई होप ऐसे एग्जांपल्स आपके पेपर में आए तो आप कर लो। अब आते हैं अपना सेकंड लास्ट टॉपिक, कोरोजन पे। ठीक है, कोरोजन में बच्चों क्या होता है, कोई भी मेटल सरफेस जो होती है ना, कोई भी मेटल सरफेस खराब होती है, डिटोरेट होती है, उसकी कंडीशन जो है वो बिगड़ती है, दैट इज कॉल्ड कोरोजन। ठीक है, अब अलग अलग मेटल्स की कोरोजन जो है वो अलग तरीके से होती है ना? तो हम मेनली आपके बुक में, आपके सिलेबस में जितने टाइप्स ऑफ कोरोजन हैं हम उनको डील करते हैं। ये पिक्चर आपको क्या लगता है किसकी होगी? आयरन की होगी, है ना? ठीक है, देखते हैं एक एक करके। आयरन के साथ ध्यान देना बच्चों, आयरन के साथ जब ऑक्सीजन और वाटर दोनों साइमल्टेनियसली, एक साथ, साइमल्टेनियसली मींस एट द सेम टाइम जब आता है तो वो क्या बनाता है? डॉट XH2O। और ये फॉर्मूला किसका है? रस्ट का। और इसका कलर बिल्कुल वही होता है जिस कलर से मैंने इसको लिखा है। ठीक है, जंग, लोहे में जंग लगती है ना? क्या सिल्वर में भी जंग लगती है क्या? नहीं, सिल्वर में जंग नहीं लगती है। ये जंग लगने वाली जो फिनोमेना है वो सिर्फ आयरन में होती है। आयरन के केस में कोरोजन का एक स्पेशल नाम है, दैट इज रस्टिंग। बाकी के केस में सिंपल कोरोजन होती है। देखते हैं उस चीज को। ये रहा हमारा कॉपर। किसके कांटेक्ट में आया कॉपर? कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में, साथ ही साथ वाटर भी आया और बना क्या? बेसिक कॉपर कार्बोनेट। और इसका कलर कैसा होता है बच्चों? ग्रीन। क्या कभी देखा है कॉपर को, कॉपर के ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर के धब्बे लग जाते हैं? वो क्या है एक्चुअली? कॉपर कार्बोनेट। नेचर कैसा होता है बच्चों? बेसिक। ठीक है, क्योंकि देख पा रहे हो ना हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हुई है, तो ऑब्वियसली बात है नेचर कैसा होता है इनका? बेसिक होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सिल्वर, है ना? अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मैम सिल्वर की भी कोरोजन होती है क्या? ये तो मार्केट में इतना महंगा मिलता है, बड़े भाव में रहता है, ये कैसे कोरोड होता है? तो बच्चे हाँ, होता है। किसके प्रेजेंस में? हाइड्रोजन सल्फाइड या अदर सल्फाइड्स के भी एक्शन से ये कोरोड होता है। प्रोडक्ट क्या बनाता है? Ag2S। और साथ साथ हाइड्रोजन गैस को ये लिबरेट करता हुआ चला जाता है। तो हमने यहाँ पे 3 मेटल का कोरोजन पढ़ा। पहला आयरन, जिसके केस में इसका नाम क्या था? रस्टिंग। दूसरा कॉपर, तीसरा सिल्वर। तीनों की कोरोजन किस तरीके से होती है, कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, ये यहाँ पे लिखे हैं। आपको इनको मेमोराइज करना है। 2 बार, 3 बार, 4 बार लिखोगे डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। हाइड्रोजन क्या है? सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव। एक्सप्लेन करती हूँ मैं इसको। ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। रस्टिंग को आप किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हो, बचा सकते हो? जैसे हमारे साथ अगर कुछ नाइंसाफी होती है तो हमें कौन बचाता है? पुलिस, है ना? पुलिस आकर जैसे हमें बचाते हैं चोर से, टेररिस्ट से, क्रिमिनल से, बिल्कुल उसी तरीके से आर्टिकल्स को, मेटल्स के आर्टिकल्स को कौन बचाता है बच्चों? डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है। आप उसके लिए ऑयलिंग कर सकते हो, ग्रीसिंग कर सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो, गल्वेनाइजेशन कर सकते हो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स है, प्रोसीजर्स हैं। ऑयलिंग और ग्रीसिंग में हम क्या करते हैं? कोई भी सब्सटेंस है, लेट सपोज आयरन है, आयरन के ऊपर हमने ऑयल या ग्रीस लगा दिया।
अब उस पर पानी पड़ेगी तो वो वाटर को रिपेल करेगा ना, वाटर उसके सरफेस पे आ ही नहीं पाएगी। और रस्टिंग के लिए क्या चाहिए थी? ऑक्सीजन और वाटर साइमल्टेनियसली। वो मिलेगा नहीं तो रस्टिंग नहीं होगी। ठीक है। दूसरी चीज, आयरन का एक आर्टिकल है, उसके ऊपर हमने क्या लगा दिया? पेंट। ठीक है। आयरन के ऊपर हमने एक लेयर बना दिया, उससे ऑक्सीजन का, वाटर का, दोनों का सप्लाई क्या कर दिया? कट कर दिया, है ना। अगेन रस्टिंग नहीं होगी। गैल्वेनाइजेशन में हम क्या करते हैं? जिंक की कोटिंग किसी भी मेटल के ऊपर अगर आप लगाते हो तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों? गैल्वेनाइजेशन। और ये भी एक वन ऑफ द प्रिवेंशन टेक्निक्स है। ठीक है। अब आती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एक मेटल के ऊपर उससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल की प्लेट लगा देंगे, वो अपने आप की कुर्बानी देगा, फिर बात अंदर वाले पे आएगी। इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की प्लेट को लगा देना। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। रैंसिडिटी, है ना। ये फेनोमेना आई थिंक कुछ ऐसा है जो आप डेली लाइफ में हर बार कभी ना कभी तो देखते ही होगे। टिफिन बहुत टाइम तक छोड़ दो बैग में तो बहुत खराब बदबू आती है उसमें से। खाना कभी खराब किस्मत हो, खराब दिन हो तो कभी बासी खाना भी खाया होगा, बहुत अच्छी खुशबू आती है उसमें से। एवरी फेनोमेना इज ड्यू टू व्हाट? रैंसिडिटी के वजह से ही ये सारी चीजें देखने को मिलती है। ध्यान देना, जब खाना बनता है तो हम उसमें क्या डालते हैं? ऑयल। ठीक है बच्चों, ऑयल होती है। अब ऑयल में क्या होती है? ऑयल की जब ऑक्सीडेशन होती है, ऑयल जो है हमारा वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो उस ऑयल की क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है। और ड्यूरिंग दैट प्रोसेस बहुत तरीके की चीजें बनती हैं। और ऑक्सीडेशन के बाद या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भी एक्शन होती है खानों पे। देखना, गर्मी के टाइम पे खाना जल्दी खराब होता है ना, गर्मियों के टाइम पे, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो एक्शन है वो क्या होती है? बढ़ जाती है, खाना जल्दी खराब होता है। और वो कई प्रकार के एसिड्स को रिलीज करते हैं जिसके वजह से ऑयल की क्या होती है बच्चों? ऑक्सीडेशन। दूसरा, एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भी एक्शन के वजह से कई बार चीजें खराब होती हैं। ये दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं चीजों को खराब करने के लिए, डिकम्पोज, रैंसिड बनाने के लिए खाने को, जिसके बाद एक बहुत ही अनप्लेजेंट और बहुत ही खराब सी बदबू आती है खाने से। और उस फेनोमेना, उस प्रोसेस को हम कहते क्या है? रैंसिडिटी। और जो फूड खराब हो गई, जिसका त्याग दिया हमने, जो खराब हो चुकी है, वो फूड कैसी हो गई? रैंसिड फूड। ठीक है बच्चों, देखते हैं आगे। जैसे ये देख पा रहे हैं इनकी दुर्दशा कितनी अच्छी है। हाँ, तो ये ऑलरेडी खराब हो चुके हैं, इनका ऑक्सीडेशन हो चुका है, मतलब इसका आप कुछ भी नहीं किया जा सकता। इसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की पूरी एक्शन हो चुकी है। ऑयल नहीं थी इसमें, फिर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो थे, वो इस पे ऐड किया और इसको पूरी तरीके से बिगाड़ चुके हैं। अब रैंसिडिटी से आप सोचो कि मार्केट में जो इतने सारे पैक आइटम्स मिल रहे हैं वो क्या फ्रेशली प्रिपेयर्ड है क्या? लेज खाया आपने, है ना, लेज खरीदा, तुरंत बनकर आ रही है क्या फैक्ट्री से? वो नहीं, काफी टाइम से पड़ी है ना फैक्ट्री में, काफी टाइम से पड़ी है, मतलब फैक्ट्री से निकली, शॉप पे आई, शॉप के बाद आप घर पे भी लाके कुछ दिन रखे, तो इतने टाइम तक वो प्रिजर्व कैसे है ना। तो कुछ तो प्रिवेंशन टेक्निक्स होंगे ना रैंसिडिटी के। तो उसमें से एक क्या आता है? नाइट्रोजन गैस की अगर आप फिलिंग करते हो, ऑक्सीजन के हेल्प से ना चीजें खराब होती हैं बच्चों, नाइट्रोजन से थोड़ी खराब होती है। तो आप सारी की सारी ऑक्सीजन को निकाल के अगर नाइट्रोजन डालते हो तो हमारा जो फूड है वो रैंसिड नहीं होता है, ऑक्सीडेशन नहीं होती है ऑयल्स और फैट्स की, और हमारा फूड जो है वो क्या होता है? प्रिजर्व्ड रहता है। ठीक है। पहले क्या है? BHA एंड BHT जैसे कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इनको जब आप खाने में डालते हो तभी भी फूड प्रिवेंट होता है। अगर आप ऐसा भी कर सकते हो कि फूड को आप एयर टाइट कंटेनर्स में भी रख सकते हो, लेकिन आप सोचो क्या चिप्स को एयर टाइट कंटेनर्स में रख सकते हो क्या? वो सिकुड़ के सारे टूट जाएंगे ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? नाइट्रोजन गैस डालते हैं। बट बहुत सारे फूड आइटम्स ऐसे हैं जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए और भी अदर चीजें हैं मार्केट में जो आती हैं जिनको हम एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं। या तो हम ये भी कर सकते हैं
कि फूड को हम कहाँ रखें, रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, है ना। वहां पे क्या होगी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स की एक्शन कम होगी, क्योंकि रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या होती है, ठंड, उनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगी डेवलप या ग्रो करने के लिए, तो वो अपनी काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे और हमारा जो फूड है वो कैसा रहेगा, प्रिजर्व्ड रहेगा, रैंसिडिटी नहीं होगी उसमें। या तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि डार्क प्लेस पे भी रखो फूड को। डार्क प्लेस पे रखने से क्या होती है कि लाइट उस पे नहीं पड़ती है, हीट नहीं मिलती है, माइक्रोब्स की एक्शन नहीं होती है। या तो आप वैक्यूम पैकिंग भी कर सकते हो। एयर से ही ना चीजें बिगड़ रही हैं, एयर को ही निकाल दो, सारे के सारे एयर को निकाल दो, अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दो, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, है ना। पूरा जितने गैसेस है सबको निकाल के वैक्यूम पैकिंग कर दिया, भाई कहानी ही खत्म। ठीक है, बस इसके साथ आपका चैप्टर होता है अंत, बच्चों का चैप्टर होता है समाप्त। तो ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। बिल्कुल आप रिवीजन करते रहिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिएगा। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू बच्चों।